नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 यानी कि टीआरई 4.0 के लिए, किसके लिए? टीआरई 4.0 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 महाकाल का जो आ रहा है, क्या चीज? महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि स्पेशल क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित है आपका भाई सर्वेश। यह है घटना चक्र स्पेशल। ओके। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 100% क्या है? गारंटी है, 100% गारंटी। और ये अंतिम आहुति है, यज्ञों की अंतिम आहुति, क्योंकि आपको पता है कि 15 मार्च को आप लोगों का क्या है, तो 15 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है। ओके। और इसमें जो हम लोग पॉलिटी क्लियर करेंगे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए तो 40 नंबर में 40 नंबर कन्फर्म वहीं से आएगा। अंत में कर ही जाइएगा, क्योंकि आपका भाई खुद एक बीपीएससी टीचर है टीआरई 1 से। ओके। और मैं बीपीएससी के रग रग में वाकिफ है। 102 पेज का रिजल्ट आया था टीआरई 1 में, और उसमें हमारा फर्स्ट पेज में रिजल्ट है। क्या है? फर्स्ट पेज में रिजल्ट है 322902। हमारा रोल नंबर है, आप लोग कभी भी सर्च कर सकते हो। ओके साथियों, तो क्या है कि आप लोग कैसे 40 में 40 नंबर लाइएगा 6 to 8 के लिए, और 1 to 5 में 10 सवाल पॉलिटी से पूछे जाएंगे, और ये 10 में 10 सवाल आपसे बनेगा। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख जाना है। 2-3 सीरीज आएगी इसकी, क्योंकि 400 पेज का यह पुस्तक है, तो एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, यकीन मानिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसे आप लोग पॉलिटी कहते हैं, उस पॉलिटी में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और आप 100% स्कोर करिएगा। ये आपका क्या है? मेरा आपसे यह वादा है, बिकॉज वी थिंक टीचर्स। ओके। तो बीपीएससी टीचर बनना हुआ आसान, क्योंकि आपके साथ अब उपस्थित है आपका छोटा भाई सर्वेश। ठीक ना? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें क्या कीजिए, बिंदास बताइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। भारतीय शासन व्यवस्था में क्या है? भारतीय शासन व्यवस्था में हम लोग आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास फटाफट करेंगे, एकदम रैपिड फायर राउंड में करेंगे। कोई भी समस्या होने पर आप लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले पता है कि आपको भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में पढ़ते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत 1773 से लेकर 1853 तक। ओके। क्योंकि उसके बाद जो है 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद भारत में महारानी विक्टोरिया का शासन स्टार्ट हो जाता है। ओके। और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासन का अधीन, यानी कि 1 नवंबर 1858 से लेकर 1947 तक। ओके। आप लोगों को ये सब बातें पता है। हम लोग थोड़ा मोटा छोटा छोटा मुख्य पॉइंट को करते हुए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करेंगे, बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड डू मोर एफर्ट। हमारे पास कम समय है, और हमें ज्यादा मेहनत करके खुद को सिलेक्शन की रेस में सबसे आगे करना है, और हम लोग सबसे आगे होंगे भी। कोई नहीं रोक सकता है, बस आप लोग हमारे साथ क्या करिए, बने रहिए। देखिए, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार कब लाया गया? 1773 ईस्वी में लाया गया। आपको पता है, क्योंकि 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ, और फिर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो 64 से लेकर 72 तक, 65 से लेकर 72 तक 7 सालों का शासन जो है बंगाल में द्वैत शासन के रूप में रहा, रॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ओके। और जब ये द्वैत शासन समाप्त होता है, तब जाकर क्या होता है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। ठीक ना? तो बंगाल में गवर्नर जनरल 4 सदस्य थे, ये सब छोड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 1774 ईस्वी में क्या किया गया? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो लॉर्ड एलिजा एम्पे थे। लॉर्ड एलिजा एम्पे थी। और यही लॉर्ड एलिजा एम्पे ने जो है वारेन हेस्टिंग के कहने पे नंद कुमार घोष और घसीटी बेगम जैसे 2 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिसके वजह से एकलौते ये गवर्नर जनरल थे जिसके ऊपर क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। ठीक। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में, और इसमें क्या था? इसमें इसमें जो भी खामियां थी 1773 के अधिनियम की, उसको दूर किया गया। क्योंकि इसे ईस्ट इंडिया एक्ट इसलिए कहते, क्योंकि 1700 हर 20 साल में इसका क्या होता था? रिव्यू होता था। 1786 का नियम आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में विशेष परिस्थितियों में गवर्नर के प्रधान शक्तियां दी गई। ओके। और अगला क्या है आपका? लॉर्ड कर्नवालिस। आपको पता है कि लॉर्ड कर्नवालिस जो है, ये 1782 में जब क्रांति हो रही थी 73 में, कहा? अमेरिका में। तो ये अमेरिका के क्या थे? वाइसराय थे। और उसके बाद ये अमेरिका से वापस इंडिया आए, और इंडिया में आके इन्होंने क्या किया? सैनिक शासन
और साथ ही साथ प्रशासनिक शासन आंदोलन या 1793 ईस्वी में, और 1793 ईस्वी में ही इसने किसकी स्थापना की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि इसमें प्रति वर्ष 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। और साथ ही साथ जो है चीन के साथ और चाय के व्यापार को, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है उसको छीन लिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एकाधिकार सबसे पहले कब छीना गया, तो 1813 में। और ईसाई मिशनरियों का आगमन किसके तहत हुआ था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रचार प्रसार के लिए बाद में यहीं से क्या होता है, सिस्टम अपग्रेड होता है और भारत में ईसाई शिक्षा का विचार हो। 1833 का चार्टर अधिनियम आप लोग जानते हैं, इसमें पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त हो गया। ओके, पूर्ण रूप से कंपनी का चाय और चीन के साथ भी एकाधिकार जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसी के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। और इसी के तहत 1835 ईस्वी में जो है मैकाले मिंट आया, और मैकाले मिंट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया। फिर 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, ये सब। और फिर 1857 का विद्रोह हो गया। आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अभी आपको पढ़ाए, और इसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लॉर्ड एलिजा एम्पे थी। ठीक है ना साथियों। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के संबंध में लिखित 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पटना में की गई, और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। तो 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है। ठीक है ना। अगला है साथियों, क्या है? नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया? ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यायिक अधिनियम 1773। इस इंग्लैंड मिशनरियों का भारत में आगमन 1813 के तहत, और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ये हमारा क्या है? बी नंबर सही जवाब है। ठीक ना, ये सब आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने या किसके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 ईस्वी में जो है ये क्या बोला गया था कि 1 लाख रुपया हम लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे शिक्षा के ऊपर। अब ये 1 लाख रुपया किस पे खर्च होगा? भारतीय शिक्षा पे खर्च होगा या विदेशी शिक्षा पे खर्च होगा? तो 2 गुट बन गए थे, एक पाश्चात्यवादी और एक प्राचीनवादी, प्राच्यवादी। तो दोनों के बीच बहस हुआ और उसके लिए एक आयोग बनाया गया, लॉर्ड जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और प्राच्यवादी एवं आंग्लवादी विवाद। तो इसका सही जवाब क्या है? 1, 2 और 3। भारतीय शिक्षा की नींव पड़ी थी इन सबों के बाद ही पड़ी थी। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलन प्रणाली को हतोत्साहित करने तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 में चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया 1823 में। ये सब आप लोग जानते हैं, ज्यादा नहीं। ये याद रखना है, 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने जो है वो प्रस्ताव दिया था अंग्रेजी शिक्षा का। ठीक है ना। और ये 1 लाख वाला भी याद रखना है। ठीक। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये 1813 का चार्टर अधिनियम है, आप लोग जानते हैं, पूरा डिटेल में बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, 1813 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों और ब्रिटिश राजकरण को प्रभुत्व नहीं। ये कब होगा? ये 1858 में होगा साथियों। भारत में राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये भी गलत है, भारत में राजस्व अब कंपनी के नियंत्रण में ही था। तो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। केवल क्या है? इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राजकरण की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। हाँ, ये मतलब क्या है, सुदृढ़ वाला जो है ये वक्तव्य सही दे रहा है, तो इसको हम लोग सही मान लेते हैं। ठीक है। तो 1 और 2 हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना। देखिए, 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों में अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। और इस प्रश्नगत के 1 और 2 1858 किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? ये हुआ हमारा हिस्सा चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा आर्टिकल क्या था? 87 था। क्या था? जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन
कि देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशोत्तरण, वर्ग अनुसार इनमें से किसी एक कारणवश अब कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन हेतु 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बन गई थी। ठीक, अगला है ब्रिटिश ताज के अधीन शासन यानी कि 1858 से लेकर 1947 का काल। भारत शासन अधिनियम 1858 में जब आया तो 1 नवंबर 1858 को इसको पढ़ा गया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ओके, और लॉर्ड कैनिंग क्या बन गया था? प्रथम वायसराय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बना था, क्योंकि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारत शासन अधिनियम 1861 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उस समय के जो थे वाइसराय उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ओके, इस अधिनियम में मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। इसने वाइसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। ओके, ये भारत परिषद अधिनियम 1892 कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और पहली बार भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ओके, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार। 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किसकी? भारत शासन अधिनियम 1892। आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1909 जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, जो भारत में अंग्रेज क्या है, भारत में किस लिए जाना जाता है? तो ये पृथक निर्वाचन मंडल के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, भारतीयों को पहली बार शामिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति बढ़ा दी गई। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। ओके साथियों, भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग क्या कहते हैं? मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मोन्टेग्यू कौन था? तो मोन्टेग्यू सचिव था। कौन था? सचिव। और ये चेम्सफोर्ड क्या था? तो ये वाइसराय। ये क्या था? तो ये सचिव था। आपको पता है सचिव और ये क्या था? वाइसराय। वाइसराय किसको कहते हैं? तो जो काम को, जो अंग्रेजी सत्ता का यहाँ प्रतिनिधित्व करता था उसको क्या कहते थे हम लोग? वाइसराय कहते थे। ठीक है ना साथियों, इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों को भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था जिसका कार्य था 10 वर्ष बाद। ओके, भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता है कि भारतीय संविधान का 70% हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ओके, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित, जातीय, महिलाओं और श्रमिकों का इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। बर्मा से ब्रिटिश भारत से बर्मा, जिसको आप लोग अभी म्यांमार के नाम से जानते हैं, कब अलग हुआ था? 1937 में। ठीक है ना, और नए प्रांतों को सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ द्विसदनीय व्यवस्था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वाइसराय के दोनों डोमिनियन राज्य के गवर्नर, भारत का सम्राट, शाही उपाधि भारत सम्राट सब समान। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था 1892 के भारत शासन अधिनियम पे। और 6 दिन के पूर्व नोटिस पर क्वेश्चन पूछ सकता था। किस ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई
1935 के अधिवेशन अधिनियम द्वारा, ठीक है। 1 अक्टूबर 1937 को भारत में सरकार ने 1935 के अंतर्गत की गई। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेयर थे। कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बने गए? सर मॉरिस गेवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार 1935 नहीं होने के कारण विकल्प सही। भारत का संज्ञेय न्यायालय नियुक्त में किस वर्ष? 1937 में। किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगर प्रांतों में पूछे तो कहिएगा प्रांतों में किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये क्या है? प्रांतों में। और यहाँ प्रांतों में समाप्त, प्रांतों में समाप्त और केंद्र में स्टार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक। तो प्रांतों में ये तो ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के तहत आया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन संप्रदाय, ये 1909। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी था। क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ओके साथियों, भारत भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस समय क्या था? तो मॉन्टेग्यू जो है वाइसराय चेम्सफोर्ड था और मॉन्टेग्यू सचिव था। मॉन्टेग्यू क्या था? एडविन मॉन्टेग्यू जो है सचिव था और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन का स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य की प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया और आरक्षित श्रेणी आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय को विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया, ठीक है ना। निम्नलिखित से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांत की जैसे ही बात आए तो आप लोग को क्या करना है? 1919 पे ही टिक करना है। ओके साथियों, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में की गई, जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम से विस्तारित किया गया। अब आप कहिएगा सर हम तो इस बुक को खुद भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उससे अवगत कराया जा रहा है और इससे अच्छा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा डीप से कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता बीपीएससी। और 6 to 8, 11, 12 के लिए तो ये रामबाण है पॉलिटी के लिए। ठीक है, क्या है? 6 to 8 और 11, 12 के लिए ये रामबाण क्लास। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। 1919 वाला आपको बता दिया था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि बैठक 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रत्येक 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद में 60 सदस्य में से 33 को निर्वाचित तथा शेष 27 को मनोनीत किया जाता था। ये सभी क्वेश्चन पूरा आ सकता है डीप से। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। केंद्र में तो जब भी लाया जाएगा तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ नहीं है इसलिए सी होगा। निम्नलिखित में कथनों विचार के 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ओके, तो ये नहीं की गई थी। ये तो सबों को व्यक्त मताधिकार जो है हम लोग जब आजाद हुए तब जाके मिला था, ठीक है ना। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था। तो केवल 2 क्या है सही है? केवल 2 सही है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार
कथन एक सही नहीं है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिला और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। अतः भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये क्या है? सही है। आपको पता है कि 1853 से लेकर 1921 तक परीक्षाएं कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। उसके बाद भारत में। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 से इसे हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में हुई आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 19 के अनुरूप 1922 से, कब से? 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों तथा केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? कौन सा निर्वाचन 1919 के तहत हुआ था साथियों? 1919 के तहत हुआ था 1926। प्रश्नगत वर्षों में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत किसका किसका चुनाव हुआ? कहेगा 1926 का और 1945 का हुआ था। भारत सरकार अधिनियम शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में आ चुका है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी आएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन पहली बार कब दिया गया था? 1861 में 22 राय को दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। अद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में ही भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद को अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय शासन के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद किसमें है? 123 में है और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ये 1935 के शासन अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ठीक है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रावधानों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना संघीय पालिका की गई। ओके, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे में उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? ये किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसके तहत है? तो 1935 के भारत शासन। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात से इनमें से निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं में से नहीं थी। तो ये अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय जो है ये किसे किया गया था? तो ये केंद्र को दिया गया था। ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किसमें था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। अगला क्वेश्चन, उनमें से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना दी थी? 1935 में अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। किसे दी गई? गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव है? ये क्या है? देश के लिए लिखित संविधान। ओके, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख
क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? नहीं है, ये देश के लिए लिखित संविधान। ये किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था क्रिप्स मिशन के तहत। किसके तहत? क्रिप्स मिशन के तहत। क्रिप्स विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि ये था। एक संघ की योजना का विचार ये था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समय ये भी था। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग 70% भाग कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया। ठीक है ना? देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम की मुख्य उपबंध इस प्रकार है: एक, संघात्मक सरकार की स्थापना; दो, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना; तीन, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान या स्वायत्तता की स्थापना; चार, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल; प्रांतीय शासन व्यवस्था; प्रांतीय विधानमंडल केंद्र। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कब अलग हुआ था? 1937 में। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये निर्माण का कार्य कौन किया था? तो संविधान सभा किया था। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ से क्या है, पक्का है। ओके, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने की थी। किसने की थी? 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी, याद रखिएगा। लिखित मांग। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा गठन का विचार एम एन रॉय ने भी दिया था। कौन दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1936 का अधिवेशन जो है ये पहला अधिवेशन है जो कहाँ हुआ था? कब हुआ था? और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जे एल नेहरू किए थे। ठीक है ना? ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस क्लासेस केजीजी पे ही बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए साथियों, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको सर्विस क्लासेज केजीजी पे। ओके, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से भारतीय संविधान का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होने थी और प्रांतों में विधान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ओके, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थे। इनमें से 296 सीटों पर ब्रिटिश भारत की और 93 सीटों पर देशी रियासतों की संख्या आवंटित थी। तो 389 में 296 किसके लिए था? अति के लिए, और 93 किसके लिए था? देशी रियासतों के लिए। लेकिन ब्रिटिश भारत के आवंटित 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से हुआ था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया जाना था। संविधान सभा के लिए ये चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों में ब्रिटिश भारत में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को ओनली 473 सीट मिला था। कांग्रेस को कितना मिला था? 208 और मुस्लिम लीग को 70, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले थे। ठीक है ना? और 15 सीटों पर जो है निर्दलीय या स्वतंत्र रूप से देशी रियासतों से प्रारंभ में संविधान सभा में से भाग नहीं लिया था। 28 अप्रैल 1947 को प्रथम प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में भारतीय देशी रियासतों के क्रमिक रूप से शामिल होना सुना। संविधान सभा मुक्त और प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। ओके, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था कि जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, जिसके पास पैसा है, वही वोट कर सकता है। सभी आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना? उसके बाद 20 नवंबर 1946 को 22 रैंक निर्वाचित प्रतिनिधि से आमंत्रित 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में 207 सदस्य, जिसमें कितनी महिलाएं थी? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रमुख बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष किसने की थी?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये भी कहाँ से थे? बिहार से थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को समर्पित किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रेरित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया और मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई। कितनी रह गई? 389 में से 299, 389 में से कितनी रह गई? 299 रह गई, जिसमें 229 प्रतिनिधि थे और 70 भारतीय देशी रियासतें। भारतीय संविधान के निर्माण में और उनके अंगीकृत होने तक या संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ज्ञात हो कि लोकसभा और राज्यसभा की इस वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को बनाने के दिन में जोड़ा जाना नहीं होगा। ठीक ना? इसके कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 165 दिन हुए थे, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ था और इसीलिए हम लोग अंगीकृत का जो दिन है प्रस्तावना में वो है 26 नवंबर 1949। 11 अधिवेशनों का अतिरिक्त संविधान की पुनः 24 जनवरी 1950 को स्तंभित हुई। इस जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान का हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव, वीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वीएन राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीएन राव। कुल कितने बैठक हुए थे? 11 बैठक हुए थे। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 18 माह 11 दिन लगा था, मतलब लगभग लगभग 3 वर्ष के आसपास। 26 नवंबर अनुसार भारत के लोगों द्वारा संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान सभा में कहेगा कि कुल महिला सदस्यों ने कितनी ने पहली बैठक में भाग लिया था? तो 9, लेकिन टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। याद रखिएगा, भाग लिया था कितना? 9। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ओके। उनके नाम विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मलती चौधरी, दया दक्षियानी वेलायुथन, बेगम एजाज रसूख, एनी एनी मस्करिनी तथा अंबू अंबू स्वामीनाथन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रेनविल ऑस्टिन ये क्या है? एक समाज सेवक, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। 26 नवंबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि ने कैबिनेट में शामिल किया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। हंसते हंसते यूं ही कट जाएंगे दिन। भारत भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किस ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। किसने? स्वराज पार्टी ने। व्यक्तिगत रूप से वीएन राय ने। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम एन रॉय ने। ठीक। अगला है 1934 में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या कितनी थी? 10 लाख पर एक व्यक्ति। 10 लाख पर एक व्यक्ति था 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम वुड। कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1950 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पेंथिक लॉरेंस, प्रमुख सचिव और एबी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम कैबिनेट योजना 1946 के तहत।
ठीक है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिक परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाए गए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये उस समय कहाँ थे? ये उस समय रूस में थे, राजदूत थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा तथा नव निर्मित संविधान सभा में 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान होनी थी। सही है। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ये गलत है। तो कथन क्या है? एक कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ओके। अक्टूबर 1943 में लिथुगो के स्थान पर ऑर्किड बेबेल वाइसराय तथा गवर्नर जनरल बनकर आए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 19 के वहां उन्होंने भारत प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी परिषद मुसलमानों मुसलमानों सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी, परिषद में 22 तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद यह संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह व्यक्ति मताधिकार पर आधारित थी। सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम ही गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी। सही है। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। सही है। ये 3 और 4 क्या है? सही है। ठीक है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। संविधान सभा और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जैसे कि राज्यसभा का सदस्य होता है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन अध्यक्ष मताधिकार पर आधारित नहीं था। ओके। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये थी। ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत। ये सही है। एक और डी सही हो जाएगा। एक और डी सही। ठीक है ना। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा था? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। उसमें से प्रारूप समिति सबसे थी जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों की को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही है। ओके। इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार का आधार पर था। ये गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का कारण मताधिकार सीमित। जैसे कौन सा सत्य गलत है? तो यही गलत है। भारत में के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले समिति सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसमें कुल कितने सदस्य? 6 सदस्य। भारतीय संविधान के संदर्भ में इस प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य के प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ओके साथियों। संविधान सभा के में सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? समान सभा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। संविधान सभा में चुने हुए और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता। भारतीय संविधान सभा में के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे।
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। तो देखिए, प्रथम मनोनीत उपसभापति जब पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये। क्यों? क्योंकि सब जानता है कि उपसभापति कौन थे। ये थे हमारे एच.सी. मुखर्जी। लेकिन पहले कौन थे? फ्रैंकलो एथीन। 9 दिसंबर को किसको चुना गया था? फ्रैंकलो एथीन को चुना गया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर को। ठीक है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए, कर दीजिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम 9 दिसंबर। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए फटाफट। अपने भाई का वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दबा के। अगला है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत में एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को संविधान जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण को असर था। ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सही है। संविधान को भारत के लोगों के द्वारा आदेशित किया गया। सही है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये गलत है। 1, 2 और 3 क्या है? भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा की कुल कितनी अधिवेशन हुए? कुल 11 अधिवेशन हुए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अधिवेशन जो क्या हुआ था, चुनाव बाद में हुआ था, अंकित होने के बाद तो भी जोड़ा गया, कुल 12। 11वें अधिवेशन की अंतिम तिथि 26 नवंबर 1950 थी। इसके उपरांत 11 अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संशोधित हुई, क्योंकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित हुई? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। ठीक है। अगला क्या है? सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे कौन? तो एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। 1 का 4। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, तो प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः के.एम. मुंशी। क्या थे? के.एम. मुंशी। ये 2 नंबर। राजस्थान से कौन थे? तो राजस्थान से थे आपके ये, और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। देख लीजिए, तो क्या है आपका? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। ठीक। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था वी.टी. कृष्णमाचारी ने। करने वाले संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष फ्रैंको एंथनी थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे। बाद में ये
अस्थायी से हटके और अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष बने एससी मुखर्जी। खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, ऐसी परवाज दे कि सारा वतन नाज करे। जय बिहार जय बिहार, जय 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 बिहार। दूसरे राज्यों में शिक्षक का भर्ती आता है, आते रह जाता है। केंद्र में रेलवे की भर्ती आती है, सालों लग जाती है। बिहार में आजकल भर्तियां आती है और चट मंगनी पट बिहा की तरह निपट जाती है और लोगों को रोजगार मिल जाता है। इसमें यही है कि जो गधा है, जो लेबर मेहनत करना चाहता है, वो सब पीछे छूट जाता है, और जो स्मार्ट वर्क करके तेजी से सभी चीज को ग्रैब कर लेता है, वो क्या होता है, इसमें आगे निकल जाता है। अतः आप सबों को स्मार्ट वर्क कराने के लिए आपका बीपीएससी टीचर सर्विस उपस्थित है। आप लोग पढ़िएगा, होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दैट। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट, वरी अबाउट ओनली फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दिन 100% मार्क करना है कॉन्फिडेंस के साथ। यू गेट द सक्सेस इफ यू थिंक यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड यू हैव born to success। okay? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बीएन राव के द्वारा। किसके द्वारा? बीएन राव के द्वारा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब आरंभ हुआ? तृतीय वाचन हुआ था 13 दिसंबर 1943 को। यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा? 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को चला। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसी दिन को जो है 1929 से कांग्रेस पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाती आ रही थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। क्या संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि कांग्रेस इसी तिथि से 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रही थी। लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये सब आप लोग जानते हैं प्यारे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता दिवस के पश्चात 26 जनवरी को स्थिति के भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान लागू हो गया, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर पश्चिम बंगाल से पहले और बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल से पूर्व में निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उसके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किया था। कौन? के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह विकल्प अभिष्ट विकल्प नहीं है। हो सकता है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से
प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा का कार्य किया था। अतः स्पष्ट उत्तर विकल्प बी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महू में हुआ था, महार जाति में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में हुई। सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का बंद किया था। 1 और 2 दोनों सही। समय नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया। कहता है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसकी एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान के तथ्यों एवं विचारों को ग्रहण किया गया था। संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार 15 वर्ष के लिए निर्धारित स्थगित करने की बात की थी। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने व्यक्ति मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोर ढंग से अपनी अपनी बातें मनवाई। अगला है संविधान में से किसके सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह महात्मा गांधी का सुझाव था। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में खत्म कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित क्या है, सर्वोपरि है। तो ये क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था आपका किसने? ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? कुल 15 महिलाएं। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए समितियां थी। यह संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्तित क्षेत्र के सलाहकार समिति, मूल अधिकार उप समिति, ये कौन थे? जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार से। उसके बाद क्या है? मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमा गोपीनाथ बारदोली, क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से उपवर्जित क्षेत्रों के संबंधी अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों को ये भी ठक्कर। संघ शक्तियों की संबंधी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, सदन समिति पी भट्टाभिरमैया, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तत्पर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का कार्यकरण जीवी मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्येक पद संबंधी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ओके। प्रारूप समिति में अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदातुल्ला, एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी,
मोहम्मद सदातुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इसमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णाचारी इस समिति में शामिल किया गया था। तटस्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, टी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और वर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति एस.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति प्रांतीय संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कार्य संचालन संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर और कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। ठीक है ना। कार्य संचालन समिति के.एम. संघ समिति शक्ति, ये कार्य संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गड़बड़ है। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी में प्रश्नों के संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का मूल्य। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उपस्थित उप समितियां मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 6 सदस्य थे। अध्यक्ष के बाद कुल 6 सदस्य थे। ये थे एन गोपालास्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सदातुल्लाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णाचारी सदस्य बने थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे 1 और 3 दोनों एन गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान पांडु लेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य था? संविधान पांडु लेखन समिति का अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदातुल्लाह थे, के.एम. मुंशी थे और के.एम. अय्यर थे। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग संविधान का स्रोत जो है ये अगले वीडियो में करेंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथिया नहीं जाना कि दिल ना लगे। साथियों, तो ये जो वीडियो था ये आप लोगों के लिए चल रहा है था हमारे अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा और जो भारतीय संविधान है उसको लेकर मैंने आपको जो भी बताया
वो सब आपके लिए क्या होगा, एक कारगर साबित होगा। और आप लोग 1 to 5, 6 to 8, 11, 12 जहाँ भी भारतीय संविधान के क्वेश्चन आते हैं वहाँ यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग वहाँ अच्छा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको 40 में से 40 नंबर आए हैं 6 to 8 के एसएसटी पेपर में। इसी सब साथ बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।